ज्ञान क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका सॉरी नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए यूपी टेट का हम क्लास आप सबको सॉल्व करा रहे थे। चलिए तो यूपी टेट में मैथ्स का आज क्वेश्चन है, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। कई जगह क्लास लेने पे यही समस्या होती हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसा कि आपको हम बता दें कि होली के अवसर पे हमारे टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और जैसा कि मैं बता दूं कि इस बार आपको किसी भी तरह के टीचर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका EMRS हो, चाहे KVS हो, चाहे यूपी टेट हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है ना। 75% तक की छूट आपको दी जा रही है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ सकते हैं और इस बम्पर ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है शुरुआत में वो क्या है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई बताइए। तो चलिए बताइएगा इस पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए खंबा है, खंबे की लंबाई मान लेते हैं x, ठीक है। और इसका 4/7 भाग जो है कीचड़ में है, 4/7 भाग जो कीचड़ में है, ठीक है। और धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, ठीक है। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कितना हिस्सा अभी कीचड़ में है, इसी को तुलना करना, यानी 8 मीटर अभी भी कीचड़ में है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब धंसे हुए का 1/3 बाहर खींचा जाता है, तो ये बताइए कि अगर 1/3 बाहर खींचा जाता है, यानी टोटल जो खंबा था 3 हिस्से में था और एक ही हिस्सा बाहर खींचा गया, तो कितना हिस्सा अंदर है, थोड़ा बताइए कितना हिस्सा अंदर है। 2 हिस्सा अभी अंदर है, कीचड़ में है, यानी 3 में से 1 जो है बाहर खींच लिया गया और 2 हिस्सा है जो अभी अंदर है, यानी कि 2/3 भाग हिस्सा अंदर है। तो ये बताइए कि खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है और धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींच लिया गया, तो धंसे हुए का 2/3 भाग क्या है बताइए, अभी अंदर है। और जो 2/3 भाग अंदर है उसकी लंबाई कितनी है बताइए, 8 मीटर। देखिए कितना आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में बस यही था कि खंबे के 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है और धंसे हुए का 1/3 हमने क्या किया, बाहर निकाला, तो 3 में से 1 बाहर निकल गया, तो 2/3 अभी भी अंदर है, जिसकी लंबाई 8। तो देखिए 8 से 8 क्या होगा, कट जाएगा। ये देखिए 7 त्रिके कितना है बताइए, 21, 21 उधर गया तो 21 से कम 21, x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 21 मीटर। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना था। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले का आंसर हो गया आपका A, 21 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो A और B कर सकते हैं कितने दिनों में बताइए, 12 दिनों में कर सकते हैं। और B और C की बात करें तो B और C उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं। और C और A उस काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं इसको। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे बताइए, एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60। ये जो लौसा आएगा, लौसा हो जाएगा कुल काम। लौसा क्या हो जाएगा बताइए, कुल काम हो जाएगा, यानी कुल 60 वस्तु बनाना है। कितना वस्तु बनाना है बताइए, 60 वस्तु बनाना है, ठीक है। तो A और B मिलकर ये 60 वस्तु 12 दिन में बना रहे हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, आप अच्छी तरह जानते हैं, 12, 25, 60। तो एक दिन में 5 बनाएंगे,
बी और सी अगर 15 दिन में 60 वस्तु बना रहे हैं तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 15 चौको 60, एक दिन में 4 बनाएंगे, ठीक है। सी और ए एक दिन में कितना बना रहे हैं बताइए, एक दिन में कितना बना रहे हैं, तो देखिए 20 तिहाई 60, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे, जो आएगा वह एक दिन का काम होगा। तो 12 दिन में 60, तो एक दिन में 5 बनाएंगे दोनों मिलके। बी और सी मिलकर 15 दिन में 60 बना रहे हैं, तो एक दिन में 4 बनाएंगे, तभी तो 15 चौको 60 हुआ। और सी और ए की अगर बात करें तो 20 दिन में 60 बना रहे हैं, तो 60 में 20 से भाग दे दो, एक दिन में कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। क्लियर है सबको। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 5, ये 4 और ये 3, ठीक है। अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो 5, 4, 9 और 3 कितना हो गया बताइए, 12। एक दिन में 12 वस्तु बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ए और बी ये जोड़ा, बी और सी और ए, यानी इन तीनों जोड़ों का मिलाकर ये काम है। तो जब तीनों जोड़ों को हम जोड़ेंगे तो ए 2 बार, ध्यान दीजिएगा, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, और क्या हो जाएगा बताइए, सी भी 2 बार। तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, ए धन बी धन सी, ठीक है, बराबर 12। तो 2 से 12 को काटिए, कितना हो गया, 6, ठीक है। ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 बना रहा है, ठीक है। किसका काम अकेले पूछ रहा है, ए का काम अकेले पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में से, ठीक है, तीनों मिलके 6 वस्तु बना रहे हैं। ए बी सी तीनों अगर 6 बना रहे हैं और ए को अगर अकेले करना है, तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी में बी और सी अकेले कितना बना रहे हैं, बी और सी अकेले 4 बना रहा है। कितना बना रहे हैं, 4 वस्तु बना रहे हैं, और 4 जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। यानी ए जो है एक दिन में कितना वस्तु बना रहा है, 2, और एक दिन में अगर 2 वस्तु बना रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा 60 कितने दिन में करेगा, तो 60 में हम 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 30 दिन में। तो देखिए कितना इजी वे में आपका आंसर हो गया। तो यही क्वेश्चन आपको बताना था दूसरे वाले का, तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्लियर है सबको। ध्यान दीजिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, उनके एलसीएम ले लेंगे। कुल काम 12 25 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। ए और बी एक दिन में 5 वस्तु, बी और सी एक दिन में 4 वस्तु, सी और ए 3 वस्तु। 5, 4, 9, 3, 12, ये तीनों जोड़े मिलाकर 12 वस्तु बना रहे एक दिन में। और तीनों जोड़े में ए 2 बार रिपीट हो गया, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो 2A 2B 2C मिलके 12। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से 12 काटा 6। ए बी सी मिलके 6 वस्तु एक दिन में, तो जिसमें से बी और सी 4 बनाते एक दिन में। देखिए बी और सी 4 बनाते हैं, बी और सी का 4 हिस्सा इसमें से माइनस कर लिया, तो 6 में से 4 गया 2। ए अकेले बना रहा है 2 वस्तु एक दिन में, तो 2 वस्तु अगर एक दिन में, तो टोटल 60 वस्तु कितने दिन में बनाएगा ए, तो 60 में 2 से भाग दिया, आंसर कितना आ गया, 30 दिन। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। ये तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी 2 अंकीय संख्या, प्रत्येक ऑप्शन में 2 अंक की संख्या, ये भी 2 अंकों 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 की संख्या। अब बोला उनके अंकों का गुणनफल 6 है। देखिए 1 छक्के 6, ठीक है, 3 पचे 15, यहाँ अंकों का गुणनफल 15 आ रहा है। हमको ऐसी संख्या लेना है जिनके अंकों का गुणनफल 6 आए। 4 तिहाई 12, ये भी नहीं हो सकता, इनके अंकों का गुणनफल 12 आ रहा है। तो कहाँ कहाँ अंकों गुणनफल 6 आ रहा है, 1 छक्के 6 यहाँ पर आ रहा है, 2 तिहाई 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 2 जगह अंकों का गुणनफल क्या है बताइए, 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। मतलब ये हो गया कि ये 2 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से कोई आंसर हो सकता है, और 9 जोड़ने पर इनके अंकों के स्थान आपस में बदल जाए। मतलब 1 की जगह 6 चला जाए, 6 की जगह 1 चला जाए। क्या ऐसा हो सकता है 9 जोड़ने पे? नहीं हो सकता है। 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए था, स्थान बदलने के मतलब हमको 61 चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं मिल रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए 23 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। यानी हमको ऐसी संख्या चाहिए थी जिनके दोनों अंकों का गुणा करने में 6 आए, 2 तिहाई 6, और जोड़ने पर ये अंक आपस में स्थान बदल रहे हैं। किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे का डी, वंदना जी ने आंसर दिया है। आंसर क्या हो गया बताइए, तीसरे का डी। बहुत बढ़िया वंदना जी। क्लास को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। मानते हैं कि इस समय होली का समय चल रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, होली का समय चल रहा है,
लेकिन कहने का मतलब है कि यूपी टेट का पेपर आपका जून में होने वाला है, ठीक है। इस समय त्योहार देखेंगे, शादी विवाह देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, तो ऐसे माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आप सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़ाई से ही सारी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए यहीं पर हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का, मान लीजिए कि सन 2000 में, ठीक है, 2001 में, ठीक है, 2002 में, ठीक है, 2003 में, ठीक। तो किसी कंपनी में मान लीजिए कार का उत्पादन दे दिया, क्या दे दिया बताइए, कार का उत्पादन दे दिया, ठीक। अब वो भी मान लीजिए 1000 में है, किस में है बताइए, 1000 में। तो मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 15 दे दिया, यहाँ 20 दे दिया, यहाँ बताइए कितना, 25, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक आयत बना दिया गया है, मान लीजिए कि आयत कोई भी बना दिया गया, जैसे यही एक आयत हम यहाँ पर बना देते हैं कि सन 2000 का है, किसका बताइए, सन 2000 का, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ इसके और इसके बीच में, ठीक है, किसके किसके बीच में दिया है बताइए, 5 और 10 के बीच में, ठीक, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है बताइए, ठीक, यहाँ पर आ रहा है। तो 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर है, यानी 2.5 आगे बढ़ा है, यानी 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह कहने का मतलब है सन 2001 में कितने कार का उत्पादन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आयत चित्र बनाएंगे, कहाँ तक पहुंचा बताइए, 15 तक पहुंचा है। 2002 की बात करें तो 2002 का आयत चित्र मान लीजिए 20 तक पहुंचा है, ठीक है। और ध्यान दिए 2003 का मान लीजिए कहाँ तक पहुंचा है, 20, यहाँ तक 2025 तक पहुंचा है। तो ये बताइए 2000 का कितना कार का उत्पादन हुआ, 7.5, यानी 1000 में है 7500 हो जाएगा। ये कितना है बताइए, ये हो जाएगा कितना, 15000, ठीक है। ये बताइए कितना हो जाएगा, 20000, यानी कि बोला गया उत्पादन 1000 में है, ठीक है। और ये कितना हो गया बताइए, 25000, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आयत की जो ऊंचाई होती है क्या बताती है, बारंबारता बताती है, क्या बताती है, बारंबारता बताती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा आंसर ए, उस वर्ग की बारंबारता है। यानी कि सन 2000 में कार का उत्पादन 7500 हुआ, 2001 में कितना हुआ, 15000, 2002 में 20000, 2003 में कितना, 25000। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर बारंबारता हो जाएगा आंसर। चौथे का बी कई लोग बोल रहे हैं और चौथे का सी नहीं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, उस वर्ग की क्या होगी, बारंबारता, यानी कि कितनी बार आ रहा वही बारंबारता होता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि किसी परीक्षा में 10 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं, तो मान लीजिए उसको आयत चित्र से हम उसके बराबर लेके जाएंगे, मान लीजिए 25 लोग हैं, ठीक है। 15 लोग पाने वाले कितने लोग हैं, तो मान लीजिए 30 लोग हैं, तो भाई बारंबारता हो गई ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बताइए, बारंबारता आंसर हो जाएगा। तो देखिए चौथे का ए आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। भाई ये तो अच्छी बात है कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को छोड़ दो कि खुद से करें। एनसीएफ क्या कहता है, करके सीखने की बात पर महत्व देता है, जो कि सही है। ये तो बच्चे से जरूर करवाना चाहिए, ठीक है। सीधे सीधे देखिए विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, तो एनसीएफ सीधे खिलाफत में रहता है। वो बोलता है कि बच्चों से कोई काम रटवा के ना किया जाए। रटने से क्या होता है, उनके अंदर रचनात्मकता का विकास नहीं होता है, उसके अंदर तर्कशक्ति का विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सटीक आंसर कौन सा होगा, रटने के सिद्धांत के ठीक खिलाफ है एनसीएफ, ठीक है ना। वो कभी नहीं कहता कि बच्चों से रट के कोई चीज कराया जाए। तो 5वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वंदना जी, आपने आंसर दिया 5वें का बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। तो कभी भी हम आपको बता दें कि कभी भी दो कोटिपूरक कोण है, मान लीजिए एक एक्स है और एक क्या है बताइए वाई है, उन दोनों का योग क्या होगा बताइए 90 होगा, ठीक है ना। यानी एक्स का अगर कोटिपूरक वाई है तो दोनों का योग क्या है 90, और दोनों का अंतर हमको क्या चाहिए 40 चाहिए। हमको अंतर क्या चाहिए बताइए 40। ये तो हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में हम ऐसे दो कोण लेंगे जिनको जोड़ने पर 90 मिले, घटाने पे 40 आए, ठीक है। तो बताइए 65 में अगर हम 35 जोड़ते हैं तो 90 नहीं मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। हमको जोड़ने पे क्या चाहिए 90 चाहिए, ठीक है। 70 में 30 जोड़ेंगे तो हमको 100 मिलेगा, हमको जोड़ने पे 90 चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 25 में अगर 65 जोड़े तो देखिए 5 5 10 6 2 8 1 9, ठीक है। तो यहाँ 90 मिलेगा, यहाँ 90 नहीं मिलेगा। सीधे आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर सकते थे ऑप्शन से,
ऐसे दो कोण जो जोड़ने पे 90 आए, 25 और 65 है, 5 5 10, 6 2 8 1 9, ठीक है। और घटाने पे कितना है, 40 है, तो 65 में से 25 घटा दो, क्या हो गया बताइए, 40। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ तो सीधे सीधे भाग दे देना है, भाग दे के तुरंत कर सकते हैं आप। तो 1,21,012, ठीक है। तो चलिए हम 12 से भाग देते हैं। देखिए 12 एकम कितना हो गया बताइए, 12। एक उतारिए नहीं जाएगा तो ऊपर 0, फिर 0 उतारिए नहीं जाएगा तो ऊपर 0, फिर 1 उतारिए, 12 और 8 कितना हो जाएगा बताइए, 96, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिए 12 चौको कितना हो गया बताइए, 48, ठीक है। तो 12 में से 8 गया 4, शेषफल कितना आ जाएगा बताइए, 4, ठीक है। तो यही पूछा था कि 1,21,012 को अगर 12 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, भाग दे के भी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। और किसका किसका आंसर आ गया, वंदना जी ने आंसर दिया छठे का सी नहीं होगा, आप देख लीजिए खुद, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, भाग देने में भी कई लोग गड़बड़ करेंगे। 12 कम 12, एक उतारे नहीं गया तो 0, 0 उतारा 10 हुआ, 10 12 से कटेगा नहीं 0, फिर जैसे एक उतारा 12 8 96, 11 में 6 गया 5, 2 उतारा 12 चौकों 48, 52 में से 48 गया 4 आता है। आपने आंसर देखा कौन सा आया, आंसर यहाँ पर आया छठे का, नहीं सॉरी 7वें का डी। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। तो गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, ठीक है, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो आपको बता दूं कि गणितीय संप्रेषण इसका आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का, कि गणित के प्रति वो गणितीय चीजों को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, कैसे समझता है, उसकी संप्रेषण क्षमता क्या है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, 8वें का ए, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 3 5 7 8 20 6 3 11, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा कि हम अधिकतम प्रेक्षण में से न्यूनतम प्रेक्षण को माइनस कर देंगे, न्यूनतम प्रेक्षण को माइनस कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रेंज बोलते हैं। बहुत बढ़िया, किसने बताया, परिसर, 9वीं का सी। किसने आंसर दिया, हाँ वंदना जी लगातार लगी हुई है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। तो परिसर बराबर होता है अधिकतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण। अभी पूछा जाए कैसे निकाला जाए, देखिए कुछ आंकड़े लिखा गया है, इसमें सबसे अधिकतम प्रेक्षण यानी सबसे अधिकतम संख्या कौन है बताइए, 20 है। अब माइनस न्यूनतम देख लीजिए 3 6 8 7 5 3 2, यानी 2 सबसे न्यूनतम है। 20 में से 2 घटा दो, क्या हो गया बताइए, 18, ठीक है। तो 18 क्या हो गया, इसका परिसर हो गया। 18 क्या हो गया बताइए, परिसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो परिसर कैसे निकाला जाता है वो भी आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन परिसर से संबंधित तो कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। इसको परिसर भी बोलते हैं, परास भी बोलते हैं, नाम चेंज करके आ जाएगा, फंस जाएंगे आप। इसको रेंज भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। कभी कभी बोलता है कि रेंज निकालिए, क्या बोलता है, ऐसे हिंदी में लिख के आ जाएगा, रेंज निकालिए, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे किसे कहते हैं, रेंज, चाहे परिसर चाहे परास, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ये बच्चा अगर होगा एकदम छोटा बच्चा, वो भी बता सकता है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। जो बेसिक क्लासेस पढ़े गए हैं वो भी बच्चे आपको बता सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अब इसको किस किस तरह से कई बार पूछा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको एक बार ऐसे पूछा है कि सबसे छोटी 69, देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ देता है। सबसे छोटी 69 अभाज्य संख्या नहीं बोला था, अभाज्य पूर्णांक बताइए। क्या बताइए, अभाज्य पूर्णांक बताइए, ठीक।
देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी शून्येतर अभाज्य पूर्णांक बताइए। एक बार ऐसे पूछा है, सबसे छोटी धन ऋण संख्या बताइए। क्या बताइए? सबसे छोटी धन ऋण संख्या बताइए। ठीक है, तो अगर अभाज्य संख्या की बात करें, ठीक है ना, तो क्या क्या नाम है आप सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं कि 2 होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, कई लोग महानुभाव क्या करते हैं, अगर ऑप्शन में 1 रहता तो 1 को भी लगा देते हैं, जबकि आपकी सुविधा के लिए बता दूं 1 ना तो अभाज्य होता है, ना अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। ना अभाज्य होगा ना ही भाज्य होगा, तो 1 को कभी हम बोल ही नहीं सकते सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो वो भी 2 है। सबसे छोटी शून्येतर पूर्णांक संख्या बताइए, तो शून्येतर मतलब क्या है, जो शून्य ना हो। तो आप देख ही रहे हैं कि 2 जो है वो शून्य नहीं है, और शून्य ना हो तो माइनस में नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्या वगैरह माइनस में नहीं होता है, अभाज्य संख्याएं धनात्मक होती हैं। ठीक है ना, तो अगर शून्य ना हो तो हम प्लस में जाएंगे। अब प्लस में सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन है बताइए? 2 है। सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन है बताइए? 2 है। सबसे छोटी धन ऋण संख्या बताइए। एक दिन हमने आपको बताया भी था, वैसे आप लिख भी लीजिए। अभाज्य संख्या के क्या क्या नाम होते हैं? अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, प्राथमिक संख्या। ये देखिए बहुत लोग तो सुने ही नहीं होंगे कि प्राथमिक संख्या, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत लोग नहीं सुने होंगे। जो हमारी क्लास में पिछले क्लास में रहा होगा उन सबको जानकारी होगी। तो इसीलिए क्लास से सभी लोग जुड़े रहें, क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको एक से एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो अभाज्य संख्या, प्राथमिक संख्या और क्या बोलते हैं, ऋण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। ठीक है, और ये जो अभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, इसीलिए कहीं कहीं इसको बोल देता है धन ऋण संख्या। आप खुद देख लीजिए कितने नाम है, थोड़ा सा नाम चेंज करके गया तो फंस जाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कभी अगर पकड़ना हो इंग्लिश से, आप इंग्लिश वाले सेगमेंट में जाके समझ सकते हैं कि ऋण संख्या को अगर प्राइम दिया है तुरंत पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बताइए? अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो देखें, तो अभाज्य संख्या को ही प्राथमिक बोलते हैं, अभाज्य को ही ऋण बोलते हैं, चाहे धन ऋण बोलते हैं। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 के बराबर है, तो संख्या का 1/4 क्या होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। ठीक है, टाइप करते समय कुछ दिक्कत लग रही है इसमें। क्लास से आप सभी लोग जुड़े रहे हैं, थोड़ा सा हम चेक कर लें कहाँ टाइप करने में थोड़ी दिक्कत है, उसको समझ लिया जाए। हम कहे थे कुछ छूटा हुआ है। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 किसके बराबर है बताइए? 24 के बराबर है। किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो संख्या का 1/4 बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या छूटा था? 24 छूटा हुआ था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि संख्या x है, ठीक है, और उसके 3/4 का, ठीक है, 2/3 भाग किसके बराबर है बताइए? 24 के बराबर है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये बताइए 3 दूनी 6 है ना, तो 6 कम 6, 6 चौको 24। ठीक है, और चलिए गुणा करते हैं। ये 4 3 12 है, 12 जाके 4 में गुणा होगा तो 12 चौको कितना हो जाएगा? 48। यानी कि संख्या आ गया 48। ठीक, अब पूछा है उस संख्या का 1/4 बताइए। तो 48 का हम 1/4 बताते हैं। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर क्या हो गया बताइए? 12। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कैसे करना था क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था, बोला था किसी संख्या के 3/4 का 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो संख्या को हमने x मान लिया, का 3/4 मतलब गुणे 3/4, का 2/3 यानी गुणे 3, 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर। तो 3 दूनी 6, 6 चौको कितना हो गया बताइए? 24। तो 4 3 12,
12 चौको 48। तो x का मान कितना आ गया बताइए, 48 आ गया, यानी कि संख्या आ गया, संख्या को हमने x माना था और संख्या का ही 1/4 पूछा है, तो 12 चौको 48 होता है, आंसर आ गया 12। तो 11 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, पूछा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, सॉरी ये क्या है आपका, चलिए ये डी है, ये ई है और ये क्या है बताइए एफ है। ठीक है, ये ए बी सी है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यही फिगर है। चलिए इसके बारे में बता देते हैं आपको, यही फिगर है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य है, तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी ध्यान दीजिएगा, चलिए तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, ठीक है ना, तो मध्य बिंदु से जो आकृति बनती है, जो त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है ना। मान लेते हैं कि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर है। कितना है बताइए, 4 वर्ग मीटर है, तो ये भी 1 वर्ग मीटर है, ये भी 1 वर्ग मीटर है, ये भी 1 वर्ग मीटर है और ये भी 1 वर्ग मीटर है। ठीक है ना, तो पूछा ये है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर है। ठीक है, और डीईएफ का कितना, देखिए डीईएफ कितना है, 1 है, तो क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल 1 है, क्या ये 4 का आधा है, नहीं, 4 का आधा 2 होता है, ये भी गलत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब ये हुआ कि 4 का अगर हम 1/3 निकाले तो 1 आएगा, क्या संभव है, नहीं संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल होगा किसका, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। खुद देख लीजिए डीईएफ का क्षेत्रफल 1 है, जो कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल यानी कि 4 का कितना है बताइए, 1/4 है। 4 से 4 काट लो, देखिए किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, यानी 4 का अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सही है, यानी 1/4 है। तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत बढ़िया, वंदना जी ने आंसर दिया है 12 का डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। ठीक है ना, उस तरह करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, आपको सीधे सीधे बता देते हैं कैसे करना है। कभी भी अगर व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, क्या पूछे, व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, तो यहाँ कुछ विशेष नहीं करना है, बस एक छोटा सा सूत्र है। क्या सूत्र है बताइए, अंतर बटे गुणनफल, याद कर लीजिए, अंतर बटे गुणनफल। ठीक है, उसी तरह अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, क्या पूछे, व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो उसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमों का अगर योगफल पूछ रहा है तो उसका सूत्र होता है क्या, योगफल बटे गुणनफल। योगफल बटे क्या है बताइए, गुणनफल। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योगफल बराबर हो गया योगफल बटे गुणनफल। अब व्युत्क्रमों का अंतर क्या होता है, अंतर बटे गुणनफल। तो क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना है बताइए, 5, अंतर ऊपर रखना है, अंतर हो गया 5, और गुणनफल कितना है, गुणनफल है 36, आंसर आपका आ जाएगा 5/36। आंसर कितना आ गया बताइए, 5/36, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए अगर बोल दे आपसे कि दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग 10 है, ठीक है, अब गुणनफल 21 है। गुणनफल क्या है बताइए, 21 है, तो बताइए उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो सूत्र है योगफल बटे गुणनफल। योग 10 है और गुणनफल 21 है, जैसे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योगफल आ गया 10/21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, या तो व्युत्क्रमों का अंतर पूछता है या तो व्युत्क्रमों का योगफल पूछता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका जरूर आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, सुपर टेट में तो दोनों बार ये रिपीट किया था। ठीक है, यूपी टेट में भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगला। ये तो आप लोग भी बता लेंगे, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बताइए, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। आइए, आप चाहे कोई भी परीक्षा हो, इकाई का अंक जरूर निकालना होता है, ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो चलिए बताइए, इसका आंसर कितने लोग बताएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बताएंगे कि 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? कितने लोग बताएंगे? फटाफट बताइए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो 378, 236, 459, 312, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। वंदना जी ने बताया 10/21। अच्छा, पिछले वाले का बताया है, इसके बारे में बताइए क्या आंसर होगा? गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? फटाफट बताइए। अरे बताइए भाई, कौन कौन बताएगा इसमें? बस एक शख्स बस बता रही है, वंदना जी लगातार लगी हुई हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मानते हैं कि त्योहार है होली का, लेकिन पढ़ाई बहुत अनिवार्य है। होली के रंगों के साथ पढ़ाई का रंग भी बहुत जरूरी है। होली तो एक दिन रहेगा, आप खेल लेंगे, लेकिन जब आप सफल अभ्यर्थी रहेंगे ना, हर त्योहार, हर होली का त्योहार, हर दिवाली का त्योहार सब अच्छा लगेगा। अगर पॉकेट में पैसा रहेगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है ना। तो सब लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, ये जान लीजिएगा, ये दुनिया की सच्चाई है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बताइए क्या आंसर है? 14 का डी। किसने बताया भाई? देखते हैं। हाँ, वैसे ही जैसे हमेशा की तरह वंदना जी की ओर लगातार प्रयास किए जा रही हैं, बाकी लोग बस चुपचाप देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इकाई का अंक जब भी पूछा जाए तो हम गुणा किसका करते हैं? बताइए, इकाई के अंकों का। गुणा किसका करते हैं? इकाई के अंकों का। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए 8 छके 48, ठीक है, 48। तो जब भी ध्यान दीजिए गुणा करेंगे तो बस हम इकाई का अंक लेते हैं। इकाई का अंक अगर हमको निकालना है तो बस हमको इकाई का अंक चाहिए। तो 8 छके 48, 48 में इकाई का अंक कितना हो गया? बताइए 8, ठीक है। 8 का 9 में गुणा करिए, 8 9 कितना मिला? बताइए 72। तो 72 में हमको बस इकाई का अंक चाहिए, 2 मिला। फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया? बताइए 4। तो फाइनली हमको इकाई का अंक क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी। तो 14 नंबर वाले क्वेश्चन का आपने आंसर देखा। आंसर क्या आ गया? बताइए ऑप्शन नंबर डी, यानी इकाई का अंक हमको क्या मिल गया? इकाई का अंक हमको मिल गया 4। तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बेहतर तरीके से करते चलिए। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः क्या है? बताइए 72, 12 है और 72 है, ठीक है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी, ठीक है। क्या बोला है? कि इनमें से एक संख्या होगी। तो कैसे कर सकते हैं आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कि अगर दोनों संख्याओं का योगफल 60 है, उनमें से एक संख्या दिया है 12, तो ये बताइए दूसरी संख्या क्या हो सकती है? बताइए 48 हो सकती है। दूसरी संख्या क्या हो सकती है? 48। अब जोड़ लीजिए, 8 2 10, 4 1 5 1 6, तो योग 60 आना चाहिए। बोला इन संख्याओं का योगफल 60 है, लेकिन ये बताइए कि बोला है कि मौसा क्या होना चाहिए? 12। तो मौसा 12 तो चलेगा, 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 दोनों को काट दे रहा है, 12 मौसा तो मिल जा रहा है, लेकिन बोला लौसा 72 होना चाहिए, ठीक है। तो लौसा 72 का मतलब 72 12 से भी कटना चाहिए, 48 से भी कटना चाहिए, तभी वो क्या होगा? लौसा होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 72 48 से नहीं कटेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगली संख्या पे चलते हैं। अगली संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। दो संख्याओं में से एक संख्या दिया है 24, दूसरी संख्या 60 में से घटा दो, निकल जाएगा, क्योंकि बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो चलिए हम 60 में से 24 घटा दें, कितना आ जाएगा? बताइए 36, ठीक है। एक संख्या 24 है, एक संख्या 36 है, 6 4 10, 3 2 5 1 6, दोनों का योग 60 होना चाहिए। देखिए दोनों का योग 60 है, ठीक। अब बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोला है कि मौसा 12 लौसा 72 होना चाहिए। तो मौसा 12 सही है, 12 से दोनों कटेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, और लौसा 72 होना चाहिए। तो लौसा 72 भी सही है। क्यों? 72 इन दोनों संख्याओं से कटेगा, 24 3 72, और क्या होगा? बताइए 36 दूनी 72। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 60 कभी हो ही नहीं सकता, बोला है दोनों संख्या जोड़कर 60 आना चाहिए, यहाँ तो एक ही संख्या 60 दिया, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक ही संख्या 60 से अधिक दे दिया, ये हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी, ठीक है। तो अभी फिलहाल किसी ने आंसर नहीं दिया है। देखिए कितना लाजवाब तरीके से आपको क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से बता दिया। एक 12 है तो दूसरा 48 होगा, क्यों? दोनों का योग 60 है। एक 24 है तो दूसरा 36 होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या है? बताइए 60 है। इसको हमने क्यों काट दिया? भाई दोनों 12 से कट रहे थे, मौसा 12 तो सही था, लेकिन लौसा 72 नहीं हो रहा था इनका, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का मौसा भी 12 है, लौसा भी 72 है, इसलिए आंसर आ गया 15 का बी, ठीक है। तो आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
7 धन 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल बताइए, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल यानी रूट लगाना पड़ेगा। 7 धन 2 कड़ी में 10, 7 धन 2 कड़ी में 10, उस तरह करेंगे तो आपको लंबा होगा। चलिए एकदम छोटा तरीका हम आपको बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि पूछे वर्गमूल बताइए, रूट में संख्या दिया है और अगर यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए, 2 दिख रहा है, तो रूट के अंदर वाली संख्याओं को इस प्रकार तोड़िए कि गुणा करने पर रूट के अंदर वाली संख्या मिले और जोड़ने पर ये वाली संख्या मिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो ध्यान दीजिएगा 10 है, तो ऐसी दो संख्या जो गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7 आए, इनमें से कौन सी संख्या मिल रही है, ठीक है। तो वो भी देखिए, गुणा करने में कड़ी में 10 आना चाहिए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, कड़ी में 10। ये बताइए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 5 हो जाएगा, 2 का कड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 5 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या बोला, गुणा करने पे 10 मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब 10 नहीं मिल रहा है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुणा करने पे कड़ी में 10, तो ये बताइए 5 दूनी 10, कड़ी में 10 आ रहा है, ठीक है, कड़ी में 10 आ रहा है। यहाँ देखिए गुणा करने पर 2 कड़ी में 3, ठीक है। यहाँ गुणा करने पे कड़ी में 6 एकम, कड़ी में 6, ठीक। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो देखिए 2 के बाद वाली जो संख्या है क्या बताइए, कड़ी में 10 है। तो ऐसी दो संख्याएं जो गुणा करने पर कड़ी में 10 आए, तो एक होगा कड़ी में 2 और एक हो जाएगा कड़ी में 5, इन दोनों का गुणा करने पर 10 आ रहा है, ठीक है। और इनके अंदर वाली संख्याओं को जोड़ने पर देखिए 7 भी मिल रहा है। तो ये किस नंबर ऑप्शन में हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट हो जाएगा। उस तरह करेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, ठीक है। तो 16वें का सी, शुभम पांडे जी बहुत लेट से जुड़े आप, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। 16वें का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो उसी तरह एक और देख लीजिए कि जिनको भाई दिक्कत है वो समझ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 10 धन 2 कड़ी में 21, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी दो संख्या जो गुणा करने पे 21 आए, जोड़ने पे 10 आए, तो कौन होगा बताइए, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 सत्ते 21 और 3 और 7 कितना आ रहा है बताइए, 10, ठीक है। और अगर यहाँ पर रूट है तो दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा, √3 और √7, यहाँ प्लस चिन्ह है तो बीच में प्लस चिन्ह। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, 7 त्रिक 21 और 7 3 10, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, जब भी वर्गमूल बोलेगा तो आप आराम से कर लेंगे, पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, किसको था, आर.ए. फिशर को। इन्होंने इस किताब के बारे में लिखा था, तो आर.ए. फिशर जी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वो संख्या बताइए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है बताइए, x है, ठीक है, उसका 60%, तो 60% को भी हम भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 60% को भी भिन्न में बदलेंगे। वंदना जी इस समय आंसर आप नहीं दे रहे हैं, शुभम पांडे आप भी आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। तो किसी संख्या के 60% का, तो 60% को हम भिन्न में क्या बोलते हैं, क्या कोई बताएगा, 60% को हम भिन्न में क्या बोलते हैं, कितने लोग बताएंगे। 60% इक्वल टू कितना, 2/5 की 3/5 की 4/5, क्या बोलते हैं 60% को। चलिए आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 60% 20% होता है 1/5, तो 60% 20 का 3 गुना है, हो जाएगा 3/5। तो किसी संख्या का 60% मतलब 3/5 का, फिर से का है, फिर है 3/5, वह भाग क्या है बताइए 36। तो हमने क्या किया, 60% की जगह 3/5 रख दिया, फिर उसका 3/5 है, फिर 3/5 रख दिया। तो कैसे करेंगे, 3 तरीके 9 है ना, तो 9 एकम 9, 9 चौको 36। ये बताइए 5 5 25 है, 25 जाके 4 में गुणा हो जाएगा, 25 चौको 100। देखिए सिंपल वे में आपका आंसर आ गया, 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी लोग देख रहे हैं किसका आंसर आ गया, शुभम पांडे जी का 18 का ए। और शुभम पांडे जी ने बता भी दिया कि 60% को हम भिन्न में क्या बोलते हैं, भिन्न में बोलते हैं 3/5। देखिए कैसे, अगर 20% 1/5 है तो 40 20 का 2 गुना है, 2/5 हो जाएगा। 60 20 का 3 गुना है, 3/5 हो जाएगा। 80 20 का 4 गुना है, 4/5 हो जाएगा। 120 20 का 6 गुना है तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 140 20 का 7 गुना है तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो ऐसे आप आराम से सारी चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाई है 1, ये तो इतनी बार पूछा है शुरुआत में कि पूछिए मत, ठीक है। पाई क्या है, चलिए बहुत बढ़िया, वंदना जी ने तुरंत आंसर बताया, परिमेय संख्या,
नहीं, गलत है। पाई परिमेय नहीं है। आपको बता दे, कभी भी अगर पाई पूछे, ठीक ना, कोई भी सिंबल पूछे, पाई पूछे, ई पूछे, पाई प्लस E/2 पूछे, चाहे पाई माइनस ई पूछ दिया, ठीक है, चाहे 3 पाई पूछ दिया, ठीक है, तो आपको बस क्या लगाना है, ये सारे के सारे क्या है बताइए, सभी के सभी क्या है बताइए, अपरिमेय है। सभी के सभी क्या है बताइए, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है सबको, सब के सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्यों, आपको देखिए ज्यादा डीप में जाने से बढ़िया बस इतना समझ लीजिए कि जितने सिंबल है, ठीक है, जितने सिंबल है मैथ्स में, वो किसके अंतर्गत आते हैं बताइए, सब अपरिमेय संख्या होती है। वो चाहे सिंबल अकेले हो, चाहे कहीं भी वो सिंबल घुसा हो, उसमें किसी से भाग हो रहा हो, उस सिंबल में किसी से गुणा हो रहा हो, इस सिंबल में से सिंबल को घटाया जा रहा हो, अगर एक भी सिंबल अगर उसमें दिख गया तो सब क्या है बताइए, अपरिमेय है। सब क्या है बताइए, अपरिमेय है, ठीक है। तो शुभम पांडे जी ने बताया 19 का बी, बहुत बढ़िया, अपरिमेय संख्या। कोई भी सिंबल होता है अपरिमेय होता है। तो पाई, अब बहुत मजेदार चीज है, पाई अपरिमेय है, लेकिन अगर 22/7 पूछेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय। तो कई लोग कहेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। जो पाई का मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, 22/7 लगभग होता है, ठीक है। और केवल अगर 22/7 पूछ रहा है तो परिमेय है, ठीक है ना। लेकिन पाई का मान केवल 22/7 नहीं होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 लगभग में होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। तो शुभम पांडे जी ने 19 का बी, वंदना जी ने भी 19 का बी। तो ये आपको क्लियर होगा कि जितने सिंबल होंगे, जितने सिंबल किस में आएंगे, अपरिमेय में आएंगे। तो आपसे कोई गलती नहीं होना चाहिए, सिंबल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते हैं, फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसके बारे में। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। तो समझिए कि लगता है कि यूपी टेट इनका घर है, इन क्वेश्चन का, ये अक्सर यूपी टेट में आ जाता है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, कितने लोग बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में, चलिए फटाफट बताइए। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा, सभी लोग बताएं। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए, थोड़ा भी टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पांडे जी, वंदना जी हैं और बाकी जितने लोग हैं, बहुत बढ़िया। शुभम पांडे जी का आंसर आ गया 20वें का सी। चलिए 20वें का सी आया है, और किसी का कोई और आंसर, वंदना आप बताइए, आप कौन से आंसर बता रहे हैं, बताइए क्या होगा। पांडे जी का तो आंसर आ गया, बाकी आप लोग बताएं क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ भाई, देर मत करिए। अरे भाई अब होली का त्योहार आ गया, आज ये लास्ट क्लास है, इसके वजह से आप लोग फटाफट लग जाइए अपनी तैयारी में होली के, ठीक है। तो चलिए बताइए, 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी, आप सभी लोग को हम होली की शुभकामनाएं भी दे देते हैं। 3, 4, 5 ये 3 दिन क्लास ऑफ रहेगा, फिर 6 तारीख से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग बताएं, कम से कम तो बता के जाइए। चलिए पांडे जी ने बता दी, हम आपको बता देते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, ए के नीचे वाला ए का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। बी के नीचे वाला बी का वैल्यू, बी का मान क्या हो गया बताइए 4। सी के नीचे वाला सी का वैल्यू, सी का मान क्या हो गया बताइए 7 हो गया, ठीक है। बस सिंपल सा तरीका है। तो ए के नीचे ए का वैल्यू, बी के नीचे वाला बी का वैल्यू, सी के नीचे वाला सी का वैल्यू। तो ए की जगह क्या रख दिया 3, बी की जगह रख दिया 4, सी की जगह रख दिया 7, और फिर सी रख दिया 7, ठीक है। तो 3, 4, 7 और 7 कितना हुआ 14, 14 में 7 से भाग दे दो, 7 दूनी हो गया 14, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो बहुत बढ़िया वंदना जी, आपका भी आंसर आ गया, आंसर क्या हो गया बताइए 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, चलिए बताइए। तो 20वीं सदी के, 20वीं सदी के, क्या आर्यभट्ट थे 20वीं सदी में, क्या श्रीधराचार्य जी थे, क्या हरिश्चंद्र थे, क्या श्रीनिवास रामानुजन थे। चलिए सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व कौन सा था, बता दीजिए आप सभी लोग। सबसे ज्यादा इसमें चर्चित व्यक्ति कौन था, सभी लोग बताएं। बीसवीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, कितने लोग बताएंगे भाई। 21 का सी, चलिए बहुत बढ़िया, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है ना।
बीच में एक वर्ष को रामानुजन वर्ष भी घोषित किया गया था, वो कौन सा वर्ष था पांडे जी बताएंगे? 21वीं का सी सही है, ठीक है ना, तो 21 का सी श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान देते हैं आगे। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वही संख्या है क्या, यही पूछा है, ठीक है। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। चलिए वंदना जी आपका भी 21 का सी सही है। चलिए दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए बताइए कितना आंसर बताएंगे इसका। चलिए बताइए भाई कितने लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग क्या है बताइए, 71 है। तो कितने लोग बताएंगे, बता दीजिए आप सभी लोग। चलिए हम बता देते हैं, इसको ऑप्शन से करो तुरंत हो जाएगा। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा, इस पे बाद में चलेंगे, ध्यान दीजिए। बड़ी संख्या का 4 गुना, ठीक है ना, तो ये बताइए बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग क्या है, 71 है, ठीक है। अगर आप बड़ी संख्या केवल 43 का 4 गुना कर दोगे 71 से बड़ा हो जाएगा, तो भाई ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बड़े वाले के 4 गुना करोगे छोटे वाले का 3 गुना करोगे और जब जोड़ोगे तब आना चाहिए 71, जो कि गलत है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या 11 का 4 गुना कितना है बताइए, 44, ठीक है। छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या 9 है, 9 का 3 गुना तो 29 27 हो गया। योग क्या आ रहा बताइए, 7 4 11 4 2 6 और 1 7, 71 तो सही है। तो हमने ये वाला चीज चेक कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना, ये भी चेक करना है। बड़ी संख्या 11 है, 11 का 2 गुना कितना है बताइए, 22, ठीक है। छोटी संख्या के 5 गुना, तो छोटी संख्या कौन है, 9 है, 9 का 5 गुना कितना है बताइए, 45, ठीक है। तो 3 ज्यादा है, तो जो कि गलत है, ठीक है ना, जो कि गलत है। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या कौन है बताइए, 11 है, 11 का 2 गुना कितना हुआ, 22, ठीक है। छोटी संख्या के 5 गुने से, तो छोटी संख्या कौन है बताइए, 9 है, 9 का 5 गुना कितना हो गया बताइए, 45 हो गया, ठीक है। अब बोला ये 3 ज्यादा है, जो कि गलत हो जा रहा है, ठीक। तो अब आ जाते हैं किस पे, हम 14 पे और 5 पे, किस पे आ जाते हैं, 14 पे और 5 पे देखते हैं किसका किसका आंसर आ गया। शुभम पांडे जी ने 22वें का सी दिया है, सही है, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्यों सही है, ध्यान दीजिएगा। तो शुरू से देख लेते हैं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या कौन है, 14, इसका 2 गुना 28, ठीक है। और छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या 5 है, 5 का 5 गुना 25 से 3 ज्यादा है, ये मिल रहा है, सही है, बोला 3 ज्यादा है, सही है। फिर अगला वाला चेक कर लेते हैं इसी के साथ। बड़ी संख्या का 4 गुना, तो 14 का 4 गुना कितना हो गया बताइए, 56, और छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या 5 है, 5 का 3 गुना 15, दोनों का योग 71 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा वाला सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसको ऑप्शन सही कर लेना था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर लाल रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, होली का त्योहार है, ठीक है ना, तो होली का त्योहार है, तो होली के त्योहार पे हम इसको होमवर्क के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप सभी लोग होमवर्क के रूप में करके आइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों पर चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो दोनों छोरों से क्या हटाए जाते हैं बताइए, चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो दोनों छोरों का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि दोनों छोरों का मतलब बायां छोर और दाहिना छोर। चलिए इसके बारे में बताइए क्या आंसर होगा। साफ साफ दिया है कि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों को। तो अवरोही क्रम का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 10 ले लिया, 9 ले लिया, 8 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया और 5 ले लिया। ज़्यादा लंबा हम नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए 10 9 8 7 6 और 5, ठीक। तो अगर इनका हम क्या ले लें बताइए, अवरोही क्रम में रखा गया है, अवरोही क्रम में रखा गया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो अवरोही क्रम में रखे हैं, ठीक।
तो अब इसका मान लीजिए क्या निकालना है हमको निकालना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा इसके बारे में आप लोग बताइए। शुभम पांडे जी ने क्या आंसर दिया है बताइए? 24 का ए, 24 का ए, यानी बहुलक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुलक के लिए कोई अंक हम रिपीट कर लेते हैं, मान लीजिए बहुलक के लिए कोई अंक हम रिपीट कर लेते हैं, मान लीजिए कि इसी को बहुलक पे प्रभाव पड़ सकता है, पूछे कैसे पड़ सकता है। चलिए पहले माध्य निकालते हैं, ठीक है, उसका से देखते हैं। तो माध्य की अगर बात करें तो 8 7 15 5 20, 20 6 26, 26 9 कितना हो गया 35, 10 कितना हो गया 45, 45 में 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो, किससे भाग दे दो 6 से। तो 6 सत्ते कितना हो गया बताइए 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 पचे 30, ठीक है। और मान लीजिए कि हमने दोनों छोरों से हटा दिया, दोनों छोर हमने हटा दिया, किसको हटा दिया बताइए? 10 को और 5 को अगर हटा दिया, ये बताइए कितना हुआ? 9 8 17, 17 7 कितना हो गया बताइए? 24 6 30, 30 में किससे भाग देना है बताइए? 4 से भाग देना है। तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। तो यहाँ तो सेम आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है। 10 9 19, देखिए 5 6 11 7 18 8 26 9 35 10 45, 10 9 19 8 27 7 34 6 40 5 45, ठीक है। और दोनों छोरों से हमने हटा दिया तो माध्य तो सेम आ रहा है। अब देख लेते हैं इसका क्या, इसका देख लेते हैं माध्यिका, माध्यिका देख लेते हैं। तो अगर माध्यिका की बात करें, किसकी बात करें? माध्यिका की बात करें तो माध्यिका इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो 8 7 15 हमने बताया था ना, बीच वाले दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 8 7 15, 15 में 2 से भाग दे तो कितना आ रहा है बताइए? 15 में 2 से भाग दिया जाए कितना आ रहा है? 7.5, ठीक। उसी के बाद से अगर ये अंतिम छोर हटा दिया जाए, ध्यान दीजिए दोनों छोर हटा दिए जाए, तो 9 8 17 7 24, 24 से कितना हो गया बताइए? 30। ये जोड़ना नहीं है आप, यहाँ पर भी माध्यिका देख लेते हैं, माध्यिका देख लिया जाए तो यहाँ भी 8 7 15 ही होगा, 15 में आप 2 से भाग दे दो, तो 15 में 2 से भाग देंगे कितना होगा बताइए? 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या पूछा है? केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो माध्य भी प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक है, माध्यिका। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, 24 का ए, 24 का डी, ठीक है। बहुलक में एक चीज हम रिपीट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिएगा हमने बहुलक यहाँ पर ले लिया, जैसे कि 10 बहुलक ले लिया है, तो मान लीजिए 10 10 9 8 7 6, ठीक। दोनों छोर हटा दें तो बहुलक तो प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आंसर आपका माध्य यहाँ प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन कहीं कहीं प्रभावित हो जाएगा। माध्य की अगर बात करें तो माध्य तो मालूम, माध्य कहीं कहीं प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका प्रभावित नहीं हो रहा है। इसमें देखिए हमारा आंसर जहां तक होगा यहाँ पर हो जाएगा कि माध्य और बहुलक प्रभावित होगा। आंसर हो जाएगा 24वें का सी। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? 24वें का सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 या संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? या तो 3 से विभाजित है या 4 से विभाजित है। तो पूछा जा रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है या संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या या तो 3 से विभाजित हो या तो 4 से, ठीक है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। तो कहने का मतलब 3 से भी विभाजित हो 4 से भी, ये 3 से विभाजित हो जाएगा लेकिन 4 से विभाजित नहीं होगा। 444 की बात करते हैं तो 444, 4 4 8 4 12, इनका योग 12 आ रहा है, तो 12 3 से कट जाएगा,
ये 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। और फिर बोला यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो दोनों से विभाजित होने का मतलब यानी कि 3 और 4 का मतलब क्या हुआ बताइए, 3 और 4 का एलसीएम यानी कि ये 12 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 12 से अगर विभाजित होना चाहिए तो 12 3 36, 44 में से 36 घटा दो, कितना होगा 8, 12 सत्ते 84। तो कहने का मतलब जो संख्या 3 से भी कटे 4 से भी कटे वो दोनों से जरूर कटेगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा इसका आंसर कौन सा हो गया 444। तो किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए, ये पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है बताइए 444। एक चीज ध्यान दीजिएगा 4 4 8 4 12 4 16, ये आपका 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, यानी 444 ही ऐसी संख्या है या तो अकेले 3 से, क्यों 4 4 8 4 12, इनका योग कितना आ रहा है 12, या तो 4 से, देखिए 4 से तो सीधे दिख रहा है कट जाएगा, और जो 3 से कटेगा 4 से कटेगा वो दोनों से भी कटेगा। तो 25 का आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बस 25 क्वेश्चन रखे हैं, 5 क्वेश्चन शेष रह जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप सभी लोग होली के त्योहार के बाद सभी लोग जुड़ेंगे 6 तारीख से कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था होली के, भाई रंग पे आधारित है, तो रंगों पे आधारित क्वेश्चन आप करके आएंगे। 6 तारीख को फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपका त्यौहार बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सावधानी पूर्वक आप रंगों को लगाइएगा कि ऐसा ना हो कि पढ़ने की स्थिति में ना रहें, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक रंग खेलिए भाई, अच्छे अच्छे व्यंजन बनेंगे, मिठाइयाँ बनेंगी, उनका आनंद लीजिए। फिर 6 तारीख को आप सभी लोग उपस्थित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।